गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 10th ऑफ दिसंबर पे हम पहुंच चुके हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और जो 10 टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं इस वीडियो के अंदर वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सागरमाथा के बारे में देखेंगे, सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, देन डार्कनेट के बारे में देखेंगे, इसके बाद भूमि राशि पोर्टल के बारे में देखेंगे किस चीज को लेकर है ये, देन लिम्फोसाइट्स के बारे में भी एक एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, सार्क के बारे में भी एक क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। देन इसके अलावा कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो है वो न्यूज में मेंशन किया गया था, क्या है ये चीज देखेंगे इसको। देन इको ब्रिजेस, ये भी न्यूज़पेपर में द हिंदू के अंदर मेंशन किया गया था इसके बारे में भी एक क्वेश्चन बनाया है। और फाइनली क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई के बारे में यहां पर हम देखेंगे एक क्वेश्चन को। आपका कोई भी डाउट होता है प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू को लेके तो आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड आपका डाउट होता है तो भी यहां पर भेज सकते हैं। नए मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं जिन्होंने नेटमॉक को अभी ज्वाइन किया है। तो शंकर प्रकाश, रूपरेखा, बादल सैनी, ज्योति रानी एंड प्रफुल्ल ने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, हमारी डिफरेंट वीडियो सीरीज को सब्सक्राइब किया है। चलिए, एनसीईआरटी की जो सीरीज है जिसमें वीडियो लेसन्स, द क्लास लेसन्स अवेलेबल है, एमसीक्यू वीडियो लेसन्स अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्विजेस इसके अंदर काफी अवेलेबल है। तो इसके जो सैंपल वीडियोस हैं आप वो exam.netmock.com पे लॉग इन करके वहां पर इसके सैंपल वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, मार्किंग स्कीम की बात करी जाए तो आपको 6 क्वेश्चन को कोशिश करनी है, कम से कम 6 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होने ही चाहिए। नहीं होते हैं तो आप दोबारा से लेक्चर को देख सकते हैं या फिर इसे रिवाइज कर लीजिएगा ऑन द वेबसाइट। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है बात करता है सागरमाथा को लेकर। पूछा गया सागरमाथा को लेकर वेरियस स्टेटमेंट दिया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज लोकेटेड इन द हिमालयाज बिटवीन चाइना एंड नेपाल। तो चाइना और नेपाल के बीच में हिमालय के अंदर ये लोकेट करता है, हो सकता है। इट गेट्स इट्स इंग्लिश नेम फ्रॉम सर जॉर्ज एवरेस्ट। तो इनका जो नाम मिला है इनको सर जॉर्ज एवरेस्ट से मिला है। इट वॉज फर्स्ट स्केल बाय एन इंडियन नेपलीज। सबसे पहले इसे एक इंडियन नेपलीज ने स्केल किया था, इसकी चढ़ाई करी थी। सोचिए, तो रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहां पे द हिंदू में मेंशन किया गया था माउंट एवरेस्ट जो है इट ग्रोस टॉलर एज चाइना नेपाल अनाउंस न्यू हाइट। तो यहाँ पे 8,848 मीटर 8848 मीटर इसकी हाइट को बताया जाता है, और यहाँ पे 0.86 मीटर जो है वो यहां पर ऐड किए गए हैं क्योंकि यहां पे जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है। आप मुझे बताइएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वैसे तो ये, कि क्यों यहां पे ऊंचाई इंक्रीज हो रही है। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात करते हैं सागरमाथा। यस, नेपाल के अंदर जो माउंट एवरेस्ट है उसको सागरमाथा कहा जाता है, एंड इट इज लोकेटेड इन द हिमालयस जो कि चाइना और नेपाल के बीच में है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इनको माउंट एवरेस्ट इनका नाम रखा गया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है सेकंड स्टेटमेंट आपकी। और सबसे पहले इसे इंडियन नेपलीज एक शेरपा थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी चढ़ाई करी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज द न्यूज, पूछा जा सकता है। और यहाँ पे इंडियन नेपलीज जिनका नाम था तेंजिंग नोरगे, उन्होंने एक न्यूजीलैंडर थे जिनका नाम आपने सुना होगा एडमंड हिलरी, उनके साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी सबसे पहले 1953 के अंदर। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। पूछा गया सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। ये क्या है, एक हमारी कंट्री की मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है और सर्वे का काम भी ये करती है, हो सकता है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मोस्टली जिसे कहा जाता है, ये इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर आती है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेट करता है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, सर्वे ऑफ इंडिया न्यूज में क्यों थी, क्योंकि अगेन ये जो पर्टिकुलर हाइट इंक्रीज करी गई है, इस तरीके का जो काम होता है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जहां पर भी मैपिंग का काम होता है या फिर कोई नेशनल सर्वे करने का काम होता है, इस वजह से सर्वे ऑफ इंडिया का भी जिक्र किया गया था। नेशनल सर्वे और मैपिंग का काम ये पूरी कंट्री में करती है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। बट क्या ये मॉस्पी के अंदर आती है? सो दिस कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो आपका नेशनल सर्वे किया जाता है, सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो आपके डीएसटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। सोच के लग सकता है क्योंकि यहां से सर्वे का काम किया जा रहा है, तो स्टैटिस्टिक्स की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आती होगी, बट हमारी कॉमन सेंस यहां पे फेल हो जाती है। एंड यू हैव टू हैव दिस नॉलेज कि सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, और जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर इसका देहरादून उत्तराखंड के अंदर लोकेट करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 3 की बात करी गई है डार्कनेट के बारे में। आपने
काफी बार न्यूज में पढ़ा होगा, वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये एरिया है। पूछा गया है डार्कनेट के बारे में बताएं, 3 स्टेटमेंट दी गई है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट रेफर्स टू एनक्रिप्टेड नेटवर्क्स ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर जो एनक्रिप्टेड नेटवर्क्स होते हैं उनको ये रेफर करता है, हो सकता है। दे आर इंडेक्स बाय सर्च इंजन सच एज गूगल। गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर इसके रिजल्ट्स शो किए जाते हैं, हो सकता है। इट इज एक्सेसिबल टू द जनरल इंटरनेट पब्लिक। तो जनरल पब्लिक को इसका एक्सेस अवेलेबल होता है। सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आपने क्रिप्टो करेंसी के कंसर्निंग डार्कनेट के बारे में काफी सुना होगा। देखिए, गूगल का सर्च इंजन हो, याहू हो, बिंग, आप कोई भी सर्च इंजन यूज करते हैं, जो डार्कनेट के रिजल्ट्स हैं वो उसमें शो नहीं होते। इस पर्टिकुलर डार्कनेट को एक्सेस करने के लिए वेरियस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग ब्राउजर होते हैं, लेकिन आपका जो ब्राउजर, हम लोग जो जनरल पब्लिक जो यूज करती है, आप और मेरे जैसे लोग जो यूज करते हैं, वो जो ब्राउजर होता है उसमें डार्कनेट के रिजल्ट्स नहीं आते। यूजुअली इलीगल एक्टिविटीज के लिए इसको यूज किया जाता है, जैसे कि आर्म परचेज करना हो, ठीक है, ड्रग्स की सेल परचेज करनी हो, या फिर कॉन्ट्राबेंड्स, जैसे कि कोई भी चीज जो इलीगल होती है उसको सेल परचेज करना हो, वहां पर डार्कनेट का यूज किया जाता है। और इसी वजह से ही जो गूगल के सर्च रिजल्ट होते हैं, याहू के या बिंग के सर्च रिजल्ट होते हैं, वहां पर इस तरीके की चीजें शो नहीं करी जाती। और रिसेंटली 2 यहां पे लोगों को अरेस्ट किया गया, क्योंकि यूएस से उन्होंने कॉन्ट्राबेंड्स जो थे वो यहां पे इंपोर्ट करवाए थे इंटरनेशनल कुरियर सर्विस को यूज करते हुए। इस वजह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। डार्कनेट एसएनटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट एरिया है, पूछा जा सकता है इसके बारे में। अलग तरीके का ब्राउजर चाहिए होता है और जनरल पब्लिक के यूज के लिए नहीं होता है। जो आपके जो ड्रग माफिया होते हैं या फिर जो इस तरीके की चीजों को सप्लाई करते हैं, आर्म्स का सेल परचेज करते हैं, तो इलीगल एक्टिविटीज के लिए इसको यूज किया जाता है। और वहां पे जो करेंसी भी चलती है, क्रिप्टो करेंसी चलती है। चलिए, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ पहली जो स्टेटमेंट है, इट रेफर्स टू एनक्रिप्टेड नेटवर्क्स ऑन द इंटरनेट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गूगल के द्वारा वो इंडेक्स नहीं किए जाते और जनरल पब्लिक के द्वारा भी वो एक्सेस नहीं किए जाते। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि गूगल में सर्च रिजल्ट नहीं आते। जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या कहें ब्राउजर इनके लिए होते हैं वो है टोर, द अनियन राउटर एंड I2P इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। इस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। सो दिस इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज, डोंट ट्राई टू यूज दीज ब्राउजर्स और द सॉफ्टवेयर। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि राशि पोर्टल को लेकर। पूछा गया भूमि राशि पोर्टल को लेकर बताएं सही स्टेटमेंट हमारी कौन सी है। द पोर्टल इंटेंड्स टू एक्सपीडाइट द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन फॉर स्टेट हाईवेज। तो यहाँ पे जो पोर्टल है वो क्या इंटेंड करता है, उसका मेन मकसद ये है कि जो लैंड एक्विजिशन होनी है स्टेट हाईवे के आसपास, उस पूरे प्रोसेस को एक्सपीडाइट किया जा सके, स्पीड अप किया जा सके, हो सकता है। सेकेंड, इट हैज फुली डिजिटाइज एंड ऑटोमेटेड द एंटायर प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको यहां पर डिजिटाइज कर दिया गया इसके थ्रू, ये भी हो सकता है। इट इज एन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। तो MRTH का ये एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव भी है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन दिया गया था अंडर द नेशनल हाईवे एक्ट 1956, इसको अपहेल्ड किया है। और एक जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन दिया गया था वो था एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन को लेकर, जो कि चेन्नई कृष्णगिरी सेलम नेशनल हाईवे पे चल रही है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम भूमि राशि पोर्टल की बात करें तो यहां पे जो नेशनल हाईवेज होते हैं वहां पर लैंड एक्विजिशन कितने जल्दी से किया जा सकता है उसको लेकर ये पोर्टल बनाया गया, ना कि स्टेट हाईवेज के लिए। तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट जिसमें स्टेट हाईवे दिया गया था, ये इसकी वजह से गलत हो जाती है। Second, it has fully digitized and automated the entire process of land acquisition. लैंड एक्विजिशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको डिजिटाइजेशन करने की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। एंड इट इज एन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। MRTH का ये एक ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव है। ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा किस हाईवे की बात करी जा रही है, नेशनल हाईवे की बात करी जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, आंसर विल बी बी हियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है लिम्फोसाइट्स के बारे में और पूछा लिम्फोसाइट्स को लेकर बताएं हमारी करेक्ट स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट में से कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोड्यूसिंग एंटीजेंस। एंटीजेंस को प्रोड्यूस करने में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 8 to 10 माइक्रोमीटर्स। तो 8 से 10 माइक्रोमीटर का इनका साइज होता है। दे आर कॉमनली नोन एज नेचुरल किलर सेल्स। इनको कॉमनली नेचुरल किलर सेल्स भी कहा जाता है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली जो एम्स के ऑफिशियल्स हैं, साथ में NIN दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पाया है कि एलुरु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनके ब्लड सैंपल्स के अंदर मिला है निकल एंड लेड।
अब ये काफी बेसिकली एक काफी सीरियस मामला है, इस वजह से इसके बारे में न्यूज दी गई थी और लिम्फोसाइट के बारे में मेंशन किया गया था। लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, तो एक तरीके का व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करी जाए तो ये एक तरीके का नेचुरल किलर सेल होता है, क्योंकि जब एंटीजेंस क्या होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज को बनाता है, ठीक है। तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एंटीजन, रादर ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं ताकि एंटीजन टॉक्सिक सब्सटेंसेस, फॉरेन सब्सटेंसेस को आपकी बॉडी में से खत्म किया जा सके, ठीक है। जो यहां पे साइज दिया है 8 to 10 माइक्रोमीटर्स mm का साइज बिल्कुल करेक्ट है, और नेचुरल किलर सेल भी कहा जाता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन आते हैं उनको खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज यही बनाता है। चलिए, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे ये न्यूज जो थी वो मैंने आपको बता दी। क्रैक यूपीएससी एग्जाम 200 डेज की सीरीज के बारे में जान लेते हैं। सो मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग फॉर इट, और काफी सारे लोगों को मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी इस चीज के लिए आंसर करे हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था, जैसे कि टेलीग्राम पे भी आपको लिख के दिया कि आप चाहें तो इसके जो सैंपल वीडियोज हैं वो देख लीजिएगा, वो चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको इसके बारे में अच्छा आइडिया लग जाएगा। व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इन दिस, इसके अंदर आपको अराउंड 1000 के आसपास मिलने वाले हैं, जो पूरा हमारा सिलेबस है उसके वीडियोस, आपको प्रीलिम्स क्रैक करने में बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा इसके बाद, और जो इतने ही हम क्विजेस जो है इसके अंदर देने वाले हैं। देन इसके अलावा इसमें माइंड मैप्स रहने वाले, और फैंटास्टिक चीज ये है कि 200 दिन की आपकी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपकी यही हो जाती है। आपको सेपरेटली कोई सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी की भी सेपरेट कोई सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस हो आपकी, वो सभी इसी के अंदर कवर करी जाएंगे। उसके लेक्चर्स और उसके वीडियोस जो है एमसीक्यूज वाले हैं वो भी इसमें कवर किए जाएंगे, अलॉन्ग विद द पीडीएफ नोट्स और क्विजेस। तो बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन जो है उस तरीके से आपको कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई है। आपको बेसिकली डे वाइज प्रिपरेशन करनी है, डे 1 में जाना है, जो भी असाइनमेंट्स आपके दिए वो कंप्लीट करें, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। फिर डे 2 में जाना है, डे 3, डे 4, इस तरीके से आपको डे 200 तक तैयारी करनी है, ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके और आपको शेड्यूल के बारे में ज्यादा ना सोचना पड़े। सो यू गो टू डे नंबर 3, यहाँ पे आपको पॉलिटी का लेक्चर, पॉलिटी एमसीक्यू लेक्चर, क्लास लेक्चर मिलता है, पॉलिटी एमसीक्यू का वीडियो मिलता है, सिमिलरली हिस्ट्री एनसीईआरटी का वीडियो मिलता है, हिस्ट्री एनसीईआरटी का एमसीक्यू मिलता है। इस तरीके से डे बाय डे आप तैयारी करते हैं तो एक अच्छी, एक रोबस्ट तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए आप exam.netmock.com पे जाकर इसे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, और इसके जो सैंपल वीडियोस है वो जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात करता है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है सार्क के बारे में। पूछा गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज सार्क के बारे में बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट एम्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका मुख्य जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जो साउथ एशिया के जो लोग हैं उनका वेलफेयर किया जाए, उनके वेलफेयर को प्रमोट किया जाए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव करी जाए। पाकिस्तान बिकेम इट्स न्यूएस्ट मेंबर, पाकिस्तान अभी रिसेंटली इसका एक नया मेंबर बना है, हो सकता है। हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ एसोसिएशन आर एट काठमांडू, नेपाल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, काठमांडू में लोकेट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। रिसेंटली बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि सार्क जो है उसको एक टेरर फ्री मिलियू बनाने की जरूरत है, सार्क नीड्स अ टेरर फ्री मिलियू। अब ऐसा क्यों कहा गया वो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले इसके आंसर के बारे में सोचिए। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली मैंने आपको बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी, और स्टेटमेंट अगर सार्क को लेकर दी गई है इसके 36 चार्टर डे पर, तो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पे जो स्टेटमेंट दी गई थी वो ये थी कि जो सार्क के मेंबर्स हैं उनको इफेक्टिवली डील करना पड़ेगा ऐसी शक्तियों से, ऐसी पावर से जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। इट एम्स टू प्रमोट द वेलफेयर की बात करी गई। यस, इट एम्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट मेंबर जो ऐड किए गए थे वो थे अफगानिस्तान, और वो भी 2005 में करे गए थे। वैसे देखा जाए ज्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप सुनते नहीं होंगे, और टाइम टू टाइम इंडिया की तरफ से ये बात उठती रहती है कि क्या सार्क जो है इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं सार्क में बहुत बार जब मुद्दे उठते हैं वो इंडिया पाकिस्तान तक ही कन्फाइन होकर रह जाते हैं, और इस वजह से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 2 कंट्रीज जिनके आपस के ही म्यूचुअल मुद्दे उठते रहे, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक का डेवलपमेंट होना, उसके अंदर फ्लरिशमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो मेंस का क्वेश्चन है आज इसी चीज के ऊपर है, वो देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो सेक्रेटेरिएट है वो कहां पर है, हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे सार्क को लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर निमोनिक बना के बताएंगे कि क्या सबसे इजी तरीका हो सकता है
इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को याद रखने का। जैसे मैंने आपको बिम्स्टेक के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि बिम्स्टेक के मेंबर्स को कैसे याद रखना है। इस तरीके से सार्क के मेंबर्स के लिए आप क्या यहां पे बना सकते हैं, कुछ ऐसा जो इनके जो कंट्रीज है उनके नाम का जो पहला लेटर है उसको यूज करके कोई निमोनिक्स या फिर कोई आप दूसरा कोई तरीका जो है वो बना सके, जरूर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को लेकर है, पूछा गया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट, यहां पे बेसिकली पूछा है कि कौन सा ऐसी कंट्री इसके अंदर है जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री का पार्ट फॉर्म नहीं करती, उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर नहीं आती है। क्या नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है? व्हाट अबाउट स्वीडन, न्यूजीलैंड? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, रिसेंटली कहा गया है कि क्योंकि वर्ल्ड में पेंडेमिक लाइक सिचुएशन है तो यहाँ पे जो नोबेल ल्योरेट्स हैं उनको जो उनके प्राइजेस दिए जाएंगे वो उनके घर पे ही दिए जाएंगे। और जो ओस्लो के अंदर सेरेमनी होती थी, ओस्लो कहां पे लोकेट करता है ये मुझे जरूर बताइएगा। ओस्लो में जो सेरेमनी होनी थी वो कर दी गई है कैंसिल, ध्यान रखिएगा। तो स्टॉकहोम और ओस्लो में ट्रेडिशनल सेरेमनीज होती थी, दोनों को ही कैंसिल कर दिया गया है। और स्कैंडिनेवियन कंट्री भी ओस्लो को लेकर ही डिस्कस करी गई थी। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो कि नॉर्दर्न यूरोप के अंदर फॉल करती है, जिसमें आती है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और कई बार इसमें फिनलैंड, आइसलैंड और फेरो आइलैंड को भी मेंशन किया जाता है। तो नॉर्वे और स्वीडन तो इसमें आती ही है, डेनमार्क भी आती है, न्यूजीलैंड नहीं मेंशन करी हुई। तो आपसे पूछा था कौन सी इसमें नहीं आती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पे एक बार स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो आपकी ये ऊपर है ना, नॉर्वे है, स्वीडन है, कई बार इसमें फिनलैंड को भी मेंशन कर दिया जाता है और ये फेरो आइलैंड भी इसमें आ जाता है, आइसलैंड को भी कई बार मेंशन किया जाता है। लेकिन नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जो है ये तो इसके अंदर रहती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न को लेकर दो स्टेटमेंट दे रखी है और आपसे पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है सीपीसी को लेकर। डेजिग्नेशन ऑफ द सीपीसी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इज द टॉप टायर रिकमेंडेशन बाय द यूनाइटेड नेशन। तो ये जो रिकमेंडेशन दी जाती है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा दी जाती है। इट इज इन लाइन विद इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के साथ बिल्कुल अलाइन करता है। सोच कि आखिर सीपीसी है क्या, सोचिए। चलिए डिस्कस करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल मेंशन किया हुआ था, तो यूएससीआईआरएफ ने यहां पे कहा है बेसिकली ये एक आप कह सकते हैं दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये बताते हैं कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में टॉप टायर में किसको रखना है। बेसिकली ऐसी कंट्रीज को यहां पे रखा जाता है जो कि रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहां पे इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को जब भी वायलेशन किया जाता है तो ऐसी कंट्रीज को इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। और रिसेंटली यूएस ने पाकिस्तान और चाइना को और इसके साथ साथ 8 दूसरी कंट्रीज को इस ब्रैकेट के अंदर डाला है और इसी वजह से पूरी न्यूज दी गई थी। तो कंट्री और पर्टिकुलर कंसर्न जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा नहीं डिसाइड किया जाता है, इट इज डिसाइडेड बाय यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम दैट इज यूसीआईआरएफ। यहां पे क्या ये जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट है उससे अलाइन करता है? तो यस, बिल्कुल उससे अलाइन करता है, उससे अलग नहीं है, बिल्कुल उससे अग्री करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने पाकिस्तान और चाइना साथ में ही 8 दूसरी कंट्रीज को यहां पे डेजिग्नेट किया है कि जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको वायलेट करने के लिए ये कंट्रीज सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया विच स्टेट हैज बिल्ट इट्स फर्स्ट इको ब्रिज फॉर रेप्टाइल्स एंड स्मॉलर मैमल्स। तो किस स्टेट ने पहला इको ब्रिज जो है वो बनाया है किसके लिए? मैमल्स के लिए और रेप्टाइल्स के लिए। क्या झारखंड ने बनाया है, उड़ीसा ने बनाया है, बिहार ने या फिर उत्तराखंड ने? सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में फॉल करता है, उन्होंने पहला इको ब्रिज बनाया है रेप्टाइल्स और स्मॉलर मैमल्स के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो एनवायरमेंट इकोलॉजी के पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे भी लेक्चर के अंदर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी जो करंट अफेयर्स में आते हैं वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में आए हुए क्वेश्चन जो आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमी से रिलेट करते हैं वही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बार जो स्टैटिक पोर्शन होता है वहां से क्वेश्चन नहीं आते। एनवायरमेंट इकोलॉजी से ज्योग्राफी तक, हिस्ट्री से लेकर इंडियन पॉलिटी तक जो न्यूज काफी न्यूज़पेपर में अपीयर हो रही होती हैं उनसे कहीं ना कहीं रिलेट करके आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बात करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, सीसीपीआई के बारे में। ठीक है, यहां पे
तीन स्टेटमेंट दिए और आपसे पूछा कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट इज पब्लिश इन कॉपरेशन विद न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए, हो सकता है। इट सीक्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। तो जो इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स है उसके अंदर इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। द नेशनल परफॉर्मेंस आर असेस बेस्ड ऑन 24 इंडिकेटर्स। इसके अंदर 24 इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है और परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी रिसेंटली जो डेटा है वो निकाला गया है एंड इंडिया रिमेन्स इन द टॉप 10 फॉर द सेकंड ईयर इन अ रो इन द लेटेस्ट ग्लोबल CCPI, दैट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय जर्मनी। जर्मनी के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है और इंडिया जो है वो टॉप 10 पोजीशन पे बना हुआ है सेकंड ईयर इन द रो। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। इट इज पब्लिश इन कॉपरेशन विद न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। तो बिल्कुल दोनों जो इंस्टीट्यूट के नाम दिए गए वो बिल्कुल करेक्ट है और इससे क्लाइमेट एक्शन पॉलिटिक्स जो होती है वो भी कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, कहीं ना कहीं पता होता है कि किसके कितने टारगेट्स हैं और उसमें से कितने अचीव किए गए हैं। ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर 14 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, आंसर आपका हो जाएगा ए। तो दिस इज कंपोनेंट्स ऑफ द CCPI जो आपके यहाँ पे मेजर किए जाते हैं। इसमें दिखा रखा है करंट लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर कैपिटा कितना है, यहां से लेके इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी को देखा जाता है, आपकी नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी को देखा जाता है, साथ में ही पास्ट ट्रेंड्स देखे जाते हैं, करंट शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स देखा जाता है आपकी कंट्री के अंदर। तो ये सब मेजर्स जो होते हैं इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। नेशनल परफॉर्मेंस जो आपका इंडिकेटर्स, यहाँ पे 14 इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, बाहर वाली ब्रैकेट में आपको यहाँ पे 14 इंडिकेटर्स दिखा रखे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। और मेन जो ये 14 इंडिकेटर्स होते हैं ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक आता है आपका क्लाइमेट पॉलिसी जिसमें आपकी इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी, नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी होती है। फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के यहाँ पे वेरियस पैरामीटर्स होते हैं। देन रिन्यूएबल एनर्जी के भी यहाँ पे काफी सारे पैरामीटर्स हैं और फाइनली एनर्जी यूज आपके कंट्री में कैसे, इसके भी यहाँ पे पैरामीटर्स दिए गए। तो जो 14 यहाँ पे इंडिकेटर्स है उनको 4 पैरामीटर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और अब हम करेंगे 2 मिनट के अंदर इसकी रिवीजन को मिस मत करिएगा बिकॉज इट इज गोइंग टू बी योर एक्टिव रिवीजन। ये आपकी एक्टिव रिवीजन होने वाली है जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको लाइव अगर आप देख रहे हैं तो जो आपका चैट बॉक्स है, लाइव चैट बॉक्स, वहां पे कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी आंसर करने की। लाइव नहीं भी देख रहे हैं तो अपने माइंड के अंदर बेसिकली उसको रिमाइंड करने की कोशिश करिएगा जो चीजें हमने पढ़ी है, ताकि जब आप एग्जाम में जाए तो ये चीज, ये जो रिवीजन है आपकी हेल्प करे और वहां पर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ABCD में से 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन फिर जो बचे हुए 2 ऑप्शन होते हैं इसमें डाउट होता है। जब 50-50 के बाद जब हम आंसर मार्क करते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट गलत आंसर को मार्क करके आते हैं। तो B होता है तो A करते हैं, A होता है तो B करते हैं। ऐसा काफी बार स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो तो इसी वजह से रिवीजन करी जाती है ताकि A और B में जब डिफरेंशिएट करना हो आपको पता हो कि सही आंसर कौन सा है। चलिए रिवीजन करते हैं। सागर माथा बताइए कहां पे किसको क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं। क्या बताया था सागर माथा के बारे में? यस, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहां पे कहा जाता है? नेपाल के अंदर। और अभी रिसेंटली इसकी ऊंचाई जो है वो बड़ी है, इस वजह से ये न्यूज में था। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। और जो पहले व्यक्ति थे इंडियन नेपलीज, मैंने उनका नाम भी आपको बताया था। और जो न्यूजीलैंड से थे, जल्दी से बताएं क्या नाम था उनका? तेंजिंग नोगे। यस, और न्यूजीलैंडर कौन थे? एडमंड हिलरी। बिल्कुल करेक्ट है। अभी ऊंचाई कितनी होगी? 8848.86 मीटर्स। हो सकता है आगे आने वाले काफी सालों के अंदर डेफिनेटली ये 8849 भी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में था। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम सर्वे और मैपिंग का रहता है और ये जो है आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। हेडक्वार्टर जल्दी से बताएं इसका कहां पर है? यस, हेडक्वार्टर बताएं, देहरादून उत्तराखंड के अंदर। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जो कि डार्कनेट को लेकर था। क्या गूगल या दूसरे सर्च इंजन से इसको यूज किया जा सकता है? नहीं। किस तरीके की एक्टिविटीज के लिए इसे यूज किया जाता है? इलीगल एक्टिविटीज के लिए। किस तरीके की करेंसी चलती है? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। क्रिप्टो करेंसी यहां पे चलती है। चलिए तो यहां पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इस वजह से ये न्यूज थी। फिर हमने यहां पे नेक्स्ट डिस्कशन हमारा हुआ था द भूमि राशि पोर्टल। किस चीज के लिए? जल्दी से बताएं। कहां पे लैंड एक्विजिशन करने के लिए? स्टेट हाईवेज पे? नहीं, नेशनल हाईवेज पे। किस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है ये भी जल्दी से बताएं। MRTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। फुली डिजिटाइज कर दिया जाएगा इस पूरे के पूरे मेथड को, पूरे के पूरे लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस को। चलिए नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं जल्दी से बताएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे
पहली जो स्टेटमेंट थी, क्या ये एंटीजन प्रोड्यूस करते? नहीं, एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करते, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंटीजन को खत्म कर सकती है। इसको और क्या तरीके से जाना जाता है लिम्फोसाइट्स को? जल्दी से बताएं। नेचुरल किलर सेल्स। 8 to 10 माइक्रोमीटर जो है इसका साइज होता है। चलिए नेक्स्ट फिर हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था सार्क के बारे में। सार्क जो है ऑर्गेनाइजेशन, कहां पे इसका हेडक्वार्टर है जल्दी से मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। काठमांडू, नेपाल के अंदर। और न्यूएस्ट मेंबर जो 2005 में ऐड करे गए थे, लास्ट मेंबर जो ऐड करे गए थे वो कौन थे? अफगानिस्तान, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी सार्क को लेकर अभी बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। निमोनिक्स अगर आप बना पाए तो जरूर बताइएगा। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती हैं? तो जल्दी से नाम बताएं। नॉर्वे, स्वीडन याद दिया है, इसके अलावा मैंने आपको और भी कंट्रीज बताई थी। कौन सी कंट्रीज थी वो? जल्दी से बताएं। डेनमार्क तो फॉर श्योर है यहां पर, और न्यूजीलैंड इसका पार्ट नहीं है। और कई बार फेरो आइलैंड, आइसलैंड को, फिनलैंड को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। चलिए फिर हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि हमने सीपीसी के बारे में देखा था। कौन कौन सी कंट्रीज के नाम मैंने लिए थे जो कि यूएससीआईआरएफ के हिसाब से सीपीसी में डाले गए हैं, जिन्होंने रिलीजियस वायलेशन किए हैं, रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन किया है, जिसमें पाकिस्तान और दूसरी कंट्री कौन सी थी? चाइना, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहां पे इकोब्रिज के बारे में बताएं। कौन सा यहां पे राज्य जो है इसको लेके आया है रेप्टाइल्स और मैमल्स के लिए? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। यस, उत्तराखंड। चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया करें, यूके लिख दीजिए ताकि कम से कम याद हो जाए आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था सीसीपीआई के बारे में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया का जो रैंक है जल्दी से बताएं। क्या हम टॉप 50 में है, टॉप 100 में है, टॉप 10 में है, या फिर हम टॉपर हैं इसके अंदर? हम टॉप 10 पोजीशन में। निकालता कौन है? क्या इसे ब्रिटेन निकालता है, जर्मनी निकालता है, फ्रांस निकालता है? कौन सी कंट्री निकालती है? जर्मनी से निकालता है। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम भी मैंने आपको दिए हैं और ट्रांसपेरेंसी आती है। इसमें इंडिकेटर्स कितने होते हैं जल्दी से बताएं मुझे। जल्दी से बताएं कितने इंडिकेटर्स होते हैं? 10, 15, 20, 25, 14 इंडिकेटर्स होते हैं और इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं। वो भी चीज आप ध्यान रखिएगा। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और आपको जिसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। फोर्टिफाइड राइस के अंदर क्या क्या चीजें ऐड करी जा सकती है, कौन कौन से विटामिन्स या फॉलिक एसिड्स या ऐसी कोई भी चीज जो आपको याद आती है उसे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेंस के लिए जो क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, सार्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट अचीव्ड एनीथिंग सिग्निफिकेंट, व्हाट कैन वी डू टू मेक दिस ब्लॉक मोर मीनिंगफुल? तो सार्क के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करके बताया था, सार्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा कुछ चीजें करी नहीं गई हैं जैसे कि बाकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ब्लॉक्स करते हैं। जैसे G20 हुआ, आपका G7 जो G8 है उसके अंदर देखा जाए, G4 के अंदर देखा जाए, SCO के अंदर देखा जाए, तो यहां पे ज्यादा हमें सुनने को नहीं मिलता है। तो कैसे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, इसका आंसर आप या तो यहाँ पे ये जो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया है यहां पे कर सकते हैं, नहीं तो नेटमॉक मेंस आंसर राइटिंग को सर्च कर लीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझसे भी इसका आंसर जो है इवेल्यूएट करा सकते हैं नीचे वाले लिंक को यूज करके। यूपीएससी मेंस की जो टेस्ट सीरीज है ये बनाई भी इसलिए गई है ताकि 365 डेज के अंदर आपको जो रेगुलर बेसिस पे आंसर दिए जाते हैं आप उसका आंसर राइटिंग कर सके। तो यहाँ पे बेसिकली जो लोग अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए ही ये सीरीज बनाई गई है, ताकि आपकी जो इंग्लिश लिखने का जो स्टाइल होता है, आंसर लिखने का जो स्टाइल होता है, उसको करेक्ट किया जा सके। 365 दिन तक जब आप एवरीडे बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज को तो डेफिनेटली उसमें इंप्रूवमेंट आता है। और यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस में एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा जब आप डे 1 से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और डे 365 पे देखते हैं, और अपनी दोनों कॉपीज को जब आप कंपेयर करेंगे, पहले दिन की कॉपी को और 365वें दिन की कॉपी को, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंज दिखने वाला है। आप चाहें तो इवन पहले दिन की कॉपी को 30वें दिन की कॉपी से भी आप कंपेयर करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं exam.netmock.com पे जाके 365 दिन रेगुलर बेसिस पे आंसर लिखने के लिए। तो यहाँ पे हमारे जो विनर है, वीना ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया। वीना @prince_luthra पे मुझे बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए। Prince_Luthra अंडरस्कोर लगाना यहाँ पर जरूरी है। मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, चाहे जितना भी आपने स्कोर किया हो, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। आपने 0 भी स्कोर किया है तो बिल्कुल लिख दीजिए उसे, क्योंकि इंप्रूवमेंट करने के बाद, दोबारा से रिवाइज करने के बाद इस 0 को आपको 10 में कन्वर्ट करना है। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेलीग्राम के अंदर पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा ताकि आप रिवाइज कर सके इसे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और इसमें बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम।